गुड इवनिंग दोस्तों, AR एकेडमी आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा होगा ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से जो रिलेटेड टर्म है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ग्रीन हाउस क्या है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस आपने देखा होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी जो साइंटिफिक थोड़ी खेती करते हैं वहाँ देखा होगा आपने, इस तरह से रहता है ग्रीन हाउस। ये क्या आपका ग्रीन हाउस, इसमें ये वेजिटेबल्स ग्रो की जा रही हैं। ये क्या हो गया आपका ग्रीन हाउस। तो ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो आपकी यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ टेम्परेचर विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो वहाँ सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, या और भी कई क्रॉप्स जो थी जिनको थोड़ा टेम्परेचर वार्म चाहिए था, उनको उगाना, उनको ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो उसके लिए एक ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी लाई गई, जिसमें कि एक आपको कंट्रोल टेम्परेचर, एक कंट्रोल कंडीशन एक प्लांट के लिए चाहिए होती है, वो प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें जैसे आपका सन है, यहाँ से इस पर सोलर रेडिएशंस या जो सन हीट है जो आएगी, उसके बाद जब रात होगा उसके बाद ये हीट फिर से वापस सूर्य की तरफ जाती है, तो ये जाने नहीं देगा, कंट्रोल कर लेगा, जिससे कि ये टेम्परेचर हमारा है मेंटेन रहेगा, ये यहाँ पर वार्म रहेगा। जो भी ग्रीन हाउस के अंदर है जितना एरिया वो वार्म रहेगा, एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। तो ये जो इसी को ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। उसके बाद ग्रीन हाउस के बाद हमको समझना पड़ेगा एक ग्लोबली, हमको एक ग्लोबली समझना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये आपका सन है, यहाँ से पृथ्वी पे पूरा दिन आपकी ये सनलाइट या सन रेडिएशन जो है पड़ेगी, उसके बाद ये पृथ्वी आपकी वार्म हो जाएगी पूरा दिन। उसके बाद जब रात होगी ये सूर्य दूसरे तरफ चला जाएगा पृथ्वी के, जब पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो रात में ये जो हीट जो ऑब्जॉर्व की है पृथ्वी ने, वो काफी हीट जो है इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में फिर से वापस जाएगी, फिर से वापस जाती है आपकी सूर्य की तरफ। तो जैसे कि आपकी अर्थ सरफेस है और ये हीट आपकी वापस जा रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस जा रही है। तो ऊपर आपके बहुत सारे क्लाउड्स होंगे इस तरह। क्लाउड्स के अलावा एक आपकी पतली सी चादर, बहुत थिन एक चादर, एक कवर होता है बहुत पतला सा, ये इन रेडिएशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेगा, रोक लेगा, क्योंकि अगर रोकेगा नहीं तो एकदम से सारी हीट फिर से वापस चली जाएगी और जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और हम लोगों का जो पृथ्वी का बैलेंस है वो टेम्परेचर का वो बिगड़ जाएगा। इससे कि ये थिन जो चादर है, कुछ डस्ट हैं, कुछ आपके ये क्लाउड्स हैं, ये रोक लेंगे और इसको बैलेंस करे रहेंगे, ये 17 से लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, ये आपका एक बैलेंस किए रहेंगे। उसके बाद जितनी ज़्यादा होगी वो चली जाएगी वापस से आपकी सूर्य की तरफ। और ये जो आपकी थोड़ी सी थिन लेयर है, ये आपकी रोक लेगी इसको, और ये टेम्परेचर एक बैलेंस करके रखेगी। ये आपका ग्रीन हाउस, इसी का नाम बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया गया, क्योंकि उसी ग्रीन हाउस की तरह यहाँ पे टेम्परेचर जो है कुछ बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे रुक जा रहा है, जिससे कि ये पृथ्वी पर दोबारा आ जा रहा है और हमारा जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रह रहा है। ये आपका जो सिनेरियो था ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का था, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का था ये सिनेरियो।
उसके बाद जब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज आई, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी और बहुत सारी, तो ये जो परत थी हमारी, जो हल्की सी थिन थी, बहुत पतली सी चादर थी, एक ब्लैंकेट के रूप में बहुत मोटी हो गई, बहुत मोटी हो गई। इसको इस तरह हम लोग समझेंगे। ये आपका आज सरफेस हो गया, ये आपका रेडिएशन जा रहा है फिर से ऊपर की तरफ, ये रेडिएशन जा रहा है। तो ये आपके कुछ क्लाउड्स होंगे यहाँ, और ये आपकी बहुत मोटी चादर यहाँ पे बन जाएगी, बहुत मोटी चादर बन जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे डस्ट और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत सारा धुआं निकल रहा है और बहुत ज़्यादा जो गैसेज निकल रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से बहुत मोटी चादर बन जाएगी, एक थिक एक ब्लैंकेट बन जाएगा, ब्लैंकेट टाइप का। तो इसी की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरा वैश्विक टेम्परेचर जो पूरे ग्लोब का, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पूरे ग्लोब का जो वार्म हो रही है, पूरी पृथ्वी वार्म हो रही है, उसी को क्या कहेंगे हम, तो इसी को कहेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग। ये कुछ ही रेडिएशन बाहर फिर से जा पाएगा सूर्य की तरफ, और बहुत ज्यादा जो ब्लैंकेट है ये उसको रोक देगा, वापस पृथ्वी पे भेज देगा, जिससे वार्म हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने देखा जो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उससे पहले क्या था, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ये हमारा एक पॉजिटिव इफेक्ट था कि ये हल्की सी जो लेयर थी डस्ट की और कुछ अदर पार्टिकल्स की और ये हमारे क्लाउड्स की, बादलों की, तो ये रेडिएशन वापस सारी जा रही थी पृथ्वी से सूर्य की तरफ, तो ये थोड़ा सा जो सारी नहीं जाने देगा, कुछ रोक देगा, जिससे कि टेम्परेचर हमारा एक बैलेंस रहेगा, जिससे कि पूरी पृथ्वी का बैलेंस बना रहेगा। लेकिन उसके बाद जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा और कुछ लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज हुई, उससे कि बहुत ज्यादा हम लोग जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारी गैसें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि CO2 है, मीथेन है, CFC है और नाइट्रस ऑक्साइड है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, जिससे कि ये बहुत मोटी एक चादर बन गई और ये टेम्परेचर को वापस जाने नहीं दे रही, जिससे कि बहुत ज्यादा हमारी पृथ्वी वार्म हो रही है। तो ये वार्म होने की जो पूरा प्रोसेस है पूरे ग्लोब का, यही हमारा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग देख लेते हैं जो बहुत सारी गैसेस थी, जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद पहले मेजर ग्रीन हाउस गैसेस देखेंगे, उसके बाद उसका सोर्स का क्या है, वो कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से वो बहुत ज़्यादा उत्सर्जित हो रही हैं वो गैसेस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ज़्यादातर हम लोग निगेटिव ही पढ़ते हैं और एक आध इसका पॉजिटिव भी इफेक्ट है, बट जो मेनली इफेक्ट इसका है वो है आपका नेगेटिव ही। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। पहले देख लेते हैं मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है वो होता है आपका CO2। इसमें CO2 आपका हो गया, उसके बाद मीथेन हो गया, CO2 है, मीथेन है, एंड आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका, CO2 हो गया, मीथेन हो गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और आपका एक CFC होता है, एक आपका होता है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो जो सबसे मेजर जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है परसेंटेज में वो है आपका CO2। तो इसका परसेंटेज कभी कभी पूछ लेता है, तो एक बेसिक आइडिया के लिए हम लोग परसेंटेज देख लेते हैं। इसमें CO2 आपका होता है 55 से 60%, CO2 55 से 60% होता है। मीथेन आपका होता है 25 से 30%, एंड आपका जो CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका होता है
11%। और आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये होता है आपका 4%। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में है, सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो आपका है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। बट अगर हम देखेंगे कि अगर जो सबसे खतरनाक कौन सा, सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है, तो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर एक अणु की बात करें कि इसका एक अणु और इसका एक अणु लें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन डालेगा, तो वो डालेगा आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो आपका परसेंटेज में है वो है आपका CO2। तो ये हो गए मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनके सोर्स क्या हैं। सोर्स क्या है, सोर्सेस। तो पहले देखते हैं CO2। CO2 का जो मेन सोर्स है वो आपका है फॉसिल फ्यूल। क्या आपका फॉसिल फ्यूल। और इसमें डिफॉरेस्टेशन भी पार्टिसिपेट करता है। क्या है आपका डिफॉरेस्टेशन। हाँ, तो CO2 में फॉसिल फ्यूल हो गया और आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया। फॉसिल फ्यूल जो हम लोग क्या होता है देखते हैं, जो बहुत ज्यादा हम लोग कुछ चीज जलाते हैं या जो भी हमारा पेट्रोलियम है, कोयला है, बहुत सारी चीजें जो जलती हैं, या बाकी हम जो पराली वगैरह या कुछ भी जलाते हैं, उसके बाद जो फॉसिल जो धुआं होता है, देखा होगा टायर वगैरह जलाते हैं, बहुत ज्यादा एकदम काला सा धुआं होता है, वो फॉसिल फ्यूल। और डिफॉरेस्टेशन में हमारा जो हम बहुत ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी CO2, क्योंकि जो पेड़ था वो CO2 लेता है, वो CO2 को ऑब्जर्व कर लेगा, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। बट जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो वो एब्जॉर्ब परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, जिससे कि CO2 इंक्रीज हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल जो आपने देखा होगा टायर वगैरह जलाते हैं, उसमें काला काला कुछ कण होते हैं, वो उड़ के जाते हैं ऊपर, वो होता है आपका ब्लैक कार्बन। क्या होता है ब्लैक कार्बन। तो जो बहुत सारे जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है, उसका अभी रिसेंट एक स्टडी हुआ है, उसमें पता लगाया गया है कि जो सबसे बड़ा रीजन है ग्लेशियर पिघलने का वो है ब्लैक कार्बन। जो ब्लैक कार्बन बहुत ज्यादा ऊपर उड़ के जाता है, उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस और जो एक जो ब्लैंकेट हमारा बना हुआ था, उसी से ये रुक जाता है वहां पे, और बहुत ज्यादा एक कड़ी लेयर बना लेता है, जिससे कि जो इंफ्रा रेडिएशन वापस जा रहा है उसको नहीं जाने दे रहा है। और उसके बाद जब बारिश वगैरह होगी, और या ग्लेशियर में तो स्नोफॉल होगा, उसके बाद ये स्नोफॉल के साथ जो ग्लेशियर के सरफेस पे चला आएगा, आइस पे चला आएगा, जिससे कि जब उसके बाद सोलर रेडिएशन पड़ेगा, सोलर रेडिएशन पड़ने के बाद ब्लैक कलर जो होता है या ब्लैक कार्बन, आपने सुना होगा, इसका जो एब्जॉर्प्शन परसेंटेज होता है बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि जो आपका एल्बिडो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। एल्बिडो क्या होता है, जो आपका कोई भी हीट जो रेडिएशन आया, उसके बाद जो रिफ्लेक्शन परसेंटेज होता है वापस जाने का, वो होता है एल्बिडो। मोस्टली जो आइस का होता है वो 90% होता है, यानी कि 10% एब्जॉर्ब करेगा और 90% वापस चला जाएगा सोलर रेडिएशन, 90% आपका क्या होगा वापस चला जाएगा। बट जब ब्लैक कार्बन बहुत ज्यादा ग्लेशियर पे बिछा होगा, एक परत बना लेगा, उसके बाद ये ऑब्जर्व कर लेगा बहुत ज्यादा हीट, और आपका ग्लेशियर जो है पिघलने लगेगा। जब बहुत ज्यादा ग्लेशियर पिघलेगा तो उसके बाद बहुत सारे डिसबैलेंस होंगे, आपकी जो भूकंपीय तरंगे उठ सकती हैं, सुनामी आ सकती है, और जो नदियों का जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि बहुत ज्यादा फ्लड आ जाएगी। इसको हम लोग अभी इफेक्ट में देखेंगे। तो ये आपका सोर्स हो गया फॉसिल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन का CO2। उसके बाद आपका मीथेन कहां से आता है, तो मीथेन जो बहुत ज्यादा दलदली भूमि है, या आपका एग्रीकल्चर में देखें तो जो पैडी फील्ड है, क्या आपका पैडी फील्ड से बहुत ज्यादा मीथेन निकलता है। तो मीथेन आपका पैडी फील्ड से आएगा।
बाकी आपका लाइव स्टॉक से आएगा। लाइव स्टॉक आपका होता है पशुपालन जो है। तो पशुपालन जब जो रूमिनेंट जानवर होते हैं वो जो आपका देखा होगा जुआली करते हैं, तो उस समय मीथेन गैस बहुत ज्यादा उत्सर्जित होती है। तो मीथेन का सोर्स आपका दलदली भूमि जैसे कि पैडी फील्ड हो गया, एग्रीकल्चर से रेट करेंगे तो पैडी फील्ड हो जाएगा, और लाइव स्टॉक आपका पशुपालन हो जाएगा। उसके बाद आपका है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपका जो बहुत ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल हो गई, जो भी आपके व्हीकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उससे जो निकलता है वो आपका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके धुआं में जो फ्यूल होता है उसके जलने के बाद, तो ये किससे निकल रहा है आपका, ये आपका निकल रहा है ऑटोमोबाइल से। ऑटोमोबाइल मतलब जो गाड़ियां वगैरह हैं उनसे निकल रहा है CFC। उसके बाद आपका है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये बहुत ज्यादा, जो हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो खेतों में क्रॉप में हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी वजह से आता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो तभी जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, हमारे जो भी थिंक टैंक हैं, वो लोग ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम लोगों को नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर या केमिकल यूज नहीं करने चाहिए, और हमको ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उनसे क्या निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड। जब नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका कंट्रीब्यूशन किसमें होगा, आपका जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसी से हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी बहुत कम यूज करेंगे, और हम लोग ज्यादातर ध्यान देंगे जो आपका नेचुरल फार्मिंग है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ये हो गए आपके सोर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट, कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या पड़ रहा है पूरी दुनिया पे और एग्रीकल्चर पे। हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या देखेंगे इफेक्ट, इसमें ज्यादातर आपका निगेटिव इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं निगेटिव इफेक्ट। एक कभी कभी एग्जामिनर पूछ भी सकता है आपको कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, तो इसका एक हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट भी, क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें सारे नेगेटिव इफेक्ट ही होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है इसमें। तो हम पॉजिटिव इफेक्ट भी देखेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट, तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग निगेटिव इफेक्ट की। तो जब हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो ब्लैंकेट एकदम चादर बन गई हमारी वायुमंडल में ऊपर, तो इंफ्रारेड रेडिएशन वापस नहीं जा पा रहा है, जिससे कि पृथ्वी वार्म हो रही है। तो इससे हमारा पहला क्या होगा, इंक्रीज टेम्परेचर। इंक्रीज टेम्परेचर। तो हमारी जो पास्ट सेंचुरी थी, इसमें एक स्टडी किया गया जिसमें हमारी पास्ट सेंचुरी जो थी उसमें टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ था वो 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हुआ था। जो रिसेंट हमारी जो पिछली सेंचुरी थी उसमें कितना हुआ था, 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया था। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की वजह से। और उसके अलावा जो एक फोरकास्टिंग भी की गई है कि जो नेक्स्ट सेंचुरी हमारी पूरी जब तक होगी, नेक्स्ट सेंचुरी आएगी, ये सेंचुरी पूरी होगी, नेक्स्ट सेंचुरी के आते आते हमारा टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग का है वो है निगेटिव, वो टेम्परेचर का बढ़ना। क्या आपका टेम्परेचर का बढ़ना। दूसरा आपका ग्लेशियर पिघल रहा है, हमने अभी बताया था आपको, ग्लेशियर पिघल रहा है। जो आपका क्या, ग्लेशियर का पिघलना। हमने क्या बताया कि जो ब्लैक कार्बन है वो आपकी ऊपर से जो स्नोफॉल होगा उसकी वजह से नीचे आएगी, और जो ग्लेशियर है उस पर एक मोटी सी चादर बना देगी। तो बहुत ज्यादा ये क्या करेगी, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलेगा।
और ग्लेशियर पिघलने से जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी। और जो जब बाढ़ आएगी तो हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उन पे बहुत नुकसान होगा और हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। उसके बाद इसका इफेक्ट पड़ेगा जो नदियां हमारी उसमें भी पानी आएगा, तो बाढ़ प्लेन एरियाज में भी आएगी या कहीं भी आएगी, उसकी वजह से बहुत जगह आपका क्या होगा, क्रॉप का लॉस होगा, जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगी, क्रॉप डैमेज, आपकी क्रॉप डैमेज होगी। उसके अलावा आपका जब बहुत ज्यादा जो ग्लेशियर एक जगह इकट्ठा था, बहुत ज्यादा बर्फ एक जगह इकट्ठी थी, जब वो पिघलेगी बहुत ज्यादा, मतलब मीट्रिक टनों में बहुत ज्यादा, उसके बाद जो पिघलेगी, उसके बाद जब वो वहां पृथ्वी के ऊपर एक बैलेंस बनाए रखी थी वो हटेगी, तो पृथ्वी में इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से भूकंपीय तरंगे आ सकती हैं आपकी, और भूकंपीय तरंगे आएंगी जिससे कि आपका सुनामी आ सकती है, पानी बहुत तेजी से ऊपर आएगा, सुनामी आएगी तो फिर बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो बहुत ज्यादा आपका नुकसान होगा। तो ये हो गया दूसरा ग्लेशियर पिघलना। तीसरा आपका है जो आपका इवेपोरेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा, बाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब फ्लड आएगा तो उसकी वजह से क्या हमारा इम्पैक्ट होगा कि बेमौसम बारिश हो जाएगी हमारी। जैसे कि अभी हम लोग धान का रिसेंट सीजन हुआ, धान की हार्वेस्टिंग हुई, तो बहुत जगह शुरू में बारिश जब हमारी होती है, होनी चाहिए जब हम धान लगाने जा रहे हैं, बट वो शुरू में बारिश नहीं हुई, और जब धान कटने की बारी आई तब बहुत ज्यादा बारिश हो गई और बहुत सारे किसानों का जो धान था वहीं खेत में सड़ गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारा कि क्रॉप का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ये हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट देखा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जो इवेपोरेशन हो रहा है उससे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रेनफॉल जो होगी वो बेमौसम होगी। हाँ, इसमें जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा जो बैक्टीरिया, वायरस और जो मच्छर वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि बहुत ज्यादा डिजीज बढ़ जाएंगे, नए नए डिजीज निकल के आएंगे, जिससे कि बहुत ज्यादा बीमारी फैलेगी और हमारा इकोनॉमिक लॉस होगा और जान मान की भी हानि होगी। अब देखते हैं इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। कभी कभी पॉजिटिव इफेक्ट एग्जामिनर आपका पूछ सकता है, तो हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसका? पॉजिटिव इफेक्ट, जब CO2 बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी वायुमंडल में, ग्लोबल वार्मिंग, जो हमने बताया बताया कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, CO2 का, 55 से लगभग 60%। जब CO2 बहुत ज्यादा वायुमंडल में बढ़ जाएगी तो जो प्लांट हमारा होगा उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि जो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, वो आपका प्लांट ही होगा। तो जो प्लांट बहुत ज्यादा उस पर लोड पड़ेगा, CO2 लेगा, जिससे कि आपका जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस क्रिया बढ़ जाएगी। जब फोटोसिंथेसिस क्रिया बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये आपका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो ये हमारा था आज का ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें हमने देखा ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं ओवर करते हैं, और जो इस चैनल पे अभी नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो आई थिंक आपको ये हमने जो ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर पढ़ाया वो सही से समझ आ गया होगा, और जो भी आप डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।